वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज़ आपकी चल रही है। इस सीरीज में ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो मॉडल क्वेश्चंस के तौर पे हैं जिनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है इस सीरीज के क्रम में, और हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सही उत्तर बी है, वैधानिक निगम। वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। ऐसे अधिनियम या ये अधिनियम ऐसे उद्यमों के अधिकार एवं कार्य, इनके कर्मचारियों से संबंधित एवं कानून और सरकार के विभिन्न विभागों से इनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वो वैधानिक निगम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर आपका डी है, यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, आपको पता है, जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इनमें शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? यानी कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन के बारे में बातें करते हुए दिखाई देता है वो अनुच्छेद? ये पूछा गया है। 120, 118, 122, 124, कौन सा अनुच्छेद है आप बताइए। सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 124 जो है वो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित हमको बातें मिलती हैं अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 118 जो है उसमें संसद को अपनी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 120 जो 20 है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 122 में कोर्ट्स के द्वारा, या कह सकते हैं न्यायालयों द्वारा, संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का वर्णन है। तो ये अनुच्छेद जो तमाम ऑप्शंस के तौर पे थे उनको मैंने डिस्कस किया, क्योंकि परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124, यानी कि 124 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जोरों से। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, संसद सदस्यों के पास, राष्ट्रपति के पास, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर ये है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी और अगर साफ तरीके से कहा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 256 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खास बात यहाँ पे जो ध्यान देने की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत ये बात है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद आ जाएगा आपका 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद आपका आ जाएगा 226, ठीक है। तो 226 अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपका अलग अलग प्रश्न भी आ सकता है कि अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है प्राप्त है, तो अनुच्छेद 32। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 226, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? सही उत्तर ए होगा, यानी कि गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय, यानी कि आप कह सकते हैं
ये आपका जो होम मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, यानी कि निम्नलिखित में से किसको किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी है, यानी कि संसद के पास किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने की यह कह सकते स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है? जिस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश में एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है, तो वो अनुच्छेद 241 है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 241। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा आपका? बी। संसद को जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, कॉटन, नायलॉन या फ्लैक्स। निम्नलिखित से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? सही उत्तर सी होगा, नायलॉन। नायलॉन जो होता है कृत्रिम रेशा है, आपको पता है, जिसे रासायनिक विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। जबकि जूट, कॉटन और फ्लैक्स ये वनस्पति रेशे होते हैं, कह सकते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं, यानी कि नेचुरल होते हैं। नायलॉन नेचुरल नहीं होता, कृत्रिम होता है, इसको बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वनस्पति यानी कि प्राकृतिक, तो जो प्राकृतिक नहीं है वो यहाँ पे पूछा गया है, तो नायलॉन, ठीक है। नायलॉन के कपड़े बनते हैं, आपको पता है। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है? ए दबाव, उसके तापमान, पृथ्वी से दूरी और वायु प्रदूषण। तारों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तारा खगोलीय निकाय में प्लाज्मा का एक गोला होता है जो अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा बंधा होता है। तारों का वर्णक्रम उसके तापमान द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है तारों का रंग? तो उसके तापमान यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बी ग्रीन हाउस गैस, सी पाइप्ड प्राकृतिक गैस, डी ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बी यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस, आपको पता है। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आती है, मीथेन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और जलवाष्प भी शामिल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैसें विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस भी आप ध्यान रखिए, परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन सी हैं। तो CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क, फेफड़े, यकृत या हृदय। ऑप्शन नंबर बी सही है, फेफड़े। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी या वांडीवाश या इनमें से कोई नहीं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से ब्रिटिशर से पराजित हुआ था? सही उत्तर बी यानी कि प्लासी। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध आपको पता है 23 जून 1757 यानी कि 1857 में हमारी आज़ादी के लिए पहली क्रांति होती है, मेरठ से शुरू होती है, आपको पता है। और ठीक इसके 100 वर्ष पहले यानी 1757 में अंग्रेजों से
युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर द्वारा धोखा देने के कारण पराजित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी, मिंटो और हेस्टिंग्स। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन नंबर बी सही है। डलहौजी जो थे ये हड़प नीति के कट्टर या कह सकते हैं व्यापगत नीति के कट्टर समर्थक थे। और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। कौन कौन से थे? सतारा है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार पूछी जाती है कि अवध को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था और किस योजना के तहत मिलाया गया था? आपको पता है 1856 में, 57 में क्रांति होती है, उसके ठीक एक साल पहले 56 में, 57 में तो क्रांति होती है, 56 में आपका अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ये आपको पता है। उस समय जो अवध के नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। चलिए, प्रश्न अगला आपके सामने है, बड़ा जोर जबरदस्त जो है प्रश्न आपके सामने है, ये महत्वपूर्ण। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। यानी भारतीय इतिहास में धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी जी कौन थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आपको पता है। विक्रमादित्य जी की आपको पता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी की जो है सभा में किस तरीके से प्रसिद्ध लोग शामिल थे, चाहे वो कवि हों, चाहे वो खगोल विज्ञान के ज्ञाता हों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे पूछा गया। मेगास्थनीज, फाहियान, हिमसांग, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है उत्तर। सही उत्तर आपको पता है, बहुत ही फेमस है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मौर्यकालीन भारत के बारे में जिक्र मिलता है, उसमें की शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेगास्थनीज थे कौन, ये भी आपको ध्यान रखना है। दरअसल मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपको पता है। और मेगास्थनीज आए कब? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न अगला है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया या प्रथम बार आया? 1925, 26, 19 या 28? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार या प्रथम बार आया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1928 में आया। साइमन कमीशन जो आया, अगर और उसको खोल के बोला जाए तो 3 फरवरी 1928 को आया। ठीक है, प्रथम बार भारत आया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको जानना है कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। और भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को पहली बार आया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट उत्तर होगा 28 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या कह सकते हैं पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ? बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? सही उत्तर बी यानी कि लाहौर होगा आपका। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक जो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे आपको ध्यान रखनी है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना पर्याप्त है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? कौन किया? खान अब्दुल गफ्फार खान किए, फजलुल हक किए, मोहम्मद अली जिन्ना किए, या फिर अबुल कलाम आज़ाद किए? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? सी, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। और 17 अक्टूबर, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। 1919, ठीक है, और 17 अक्टूबर, यानी कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो कब बनाया गया था, तो या फिर मनाया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, विरोध किसने किया? जिन्ना ने किया। जिन्ना कौन? जिन्ना वही जिस तरीके से महात्मा गांधी को भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी गठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी आपको पता है लखनऊ में है, वहाँ पे जो काकोरी से संबंधित कई चीज़ें हैं। सही उत्तर डी होगा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्रांतिकारी संगठन था और इसी क्रांतिकारी संगठन के तहत किस तरीके के कार्य किए गए ये भी आपको पता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको कुछ ध्यान रखनी है। आपको पता है कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से जब लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन मालगाड़ी से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर इस गठन के क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। मैंने आपको बताया इस कांड में कौन कौन था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, रोशन सिंह जी थे, अशफाक उल्लाह खां जी थे, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई लोग थे। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस कांड से संबंधित जितने भी मैंने अभी नाम लिए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, इनको दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। ये चीज़ आपको कुछ ध्यान रखनी है हमारे क्रांतिकारियों के विषय में, ठीक है। चलिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी? नागार्जुन सागर बांध। सही उत्तर बी, कृष्णा। कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1951, 1953, 1955 या फिर 1958? सही उत्तर बी होगा, यानी 1953। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में की गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी ऊंचाई 8848 है, नेपाल में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, क्या है? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, बी दर्रा अभयारण्य, सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डी घाट प्रभा अभयारण्य। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? सही उत्तर सी होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर राजस्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है ये पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यही जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, इससे पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना लगभग 250 वर्ष पूर्व महाराजा सूरजमल ने करवाई थी। 1985 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया।
ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1985 में यूनेस्को ने, ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल किया और 250 वर्ष पूर्व महाराजा सूरजमल ने स्थापना करवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। ऑप्शन ए दल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी उमरिया, ऑप्शन डी राजनांदगांव। भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत है ए, यानी कि ए सही होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन दल्ली राजहरा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या फिर व्यक्तिगत कर? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? सही उत्तर सी है, यानी कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है, जबकि व्यक्तिगत कर, ब्याज दर में वृद्धि से निजी निवेश में कमी होती है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अंतिम प्रश्न आपका है इस वीडियो का। हम लोग 25-25 प्रश्न देखते हैं ताकि आपका बर्डन ना बढ़े चीज़ों को लेकर और आपकी चीज़ें रफली तैयार होती रहें। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? यानी कि नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्था या समिति या कह सकते हैं विभाग कौन सा है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? सही उत्तर डी ही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम सीएसओ कहते हैं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? सीएसओ है। और जनवरी 2015 से सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है, यानी कि मार्केट प्राइस पर की जा रही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न जो परीक्षा केंद्रित है। इस सीरीज में आपकी पीवाईक्यू शामिल है और मॉडल क्वेश्चन शामिल हैं। ऐसे प्रश्न जो पीवाईक्यू को देख के बनाए गए हैं और वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित एक प्रश्न आपका और बचा है, वो भी देख लेते हैं कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर कृषि? सही उत्तर ये होगा, यानी कि तृतीयक। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक है। इस क्षेत्र से जो सेवाएं संबंधित होती हैं जैसे कि बीमा है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पर्यटन है। और तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपका बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? तो तृतीयक क्षेत्र करता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र। तो फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।